डियर स्टूडेंट, तो हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। हाफ पोर्शन हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं और उसका हाफ पोर्शन हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टोबैको एडिक्शन से। देखो, टोबैको का जो एडिक्शन है, टोबैको भी एक तरह का ड्रग्स ही होता है। इसके अंदर पाया जाता है एक अल्कलॉइड निकोटीन, और उस निकोटीन का एडिक्शन होता है। टोबैको हमारी सोसाइटी में हमारे जो पीपल हैं इसको बहुत लंबे टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं। देखो, टोबैको इज कंज्यूम बाय ह्यूमंस मोर देन 400 ईयर्स, यानी 400 साल से भी पहले से टोबैको जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है। इसको स्मोक किया जाता है, जिस तरीके से सिगरेट, बीड़ी, चिलम, हुक्का, तो स्मोक की फॉर्म पे इसको ले सकते हैं। च्यूड, इसको चबाया जाता है। एंड स्नफ, स्नफ यानी कि इसको सूंघा जाता है। तो 3 तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बाय स्मोकिंग, बाय च्यूइंग एंड बाय स्नफिंग। क्लियर? देन टोबैको कंटेन अ निकोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। टोबैको के अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो एग्जैक्टली केमिकल क्या होता है? निकोटीन। और निकोटीन एक तरह का एल्कलॉइड है। और इस निकोटीन का जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट देखो क्या होता है। निकोटीन स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड। अब निकोटीन क्या करता है? ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रीनल ग्लैंड हमारी इमरजेंसी ग्लैंड होती है जो इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, और इन्हीं इमरजेंसी हार्मोन को सिक्रेट कराता है निकोटीन। इट कॉज रिलीज ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनल का रिलीज कराता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन हैं, इन दोनों का सिक्रीशन कराता है निकोटीन। यानी कि जब भी टोबैको का कंजप्शन होगा तो बॉडी क्या चली जाएगी? इमरजेंसी मोड पे। और इमरजेंसी मोड पे हमारी जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो सब क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। सो बोथ, अब यहाँ पे बोथ किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों ही हार्मोन ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं एंड हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अब ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कंटिन्यूसली बॉडी में बढ़ा रहेगा तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। और हम कहते हैं सस्टेन हाई बीपी, इट लीड्स टू हाइपरटेंशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम पढ़ते हैं, अगर लगातार बीपी बढ़ा हुआ रहे तो इससे क्या होती है? हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी सीधा सीधा जो टोबैको का कंजप्शन है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। देन स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? CO। तो जो स्मोकिंग है वो क्या करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉडी में, ब्लड में बढ़ा देती है। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ी तो एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन के ऊपर बाइंड होती है ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन पे, और क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर यही हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी की हर एक सेल को इस ऑक्सीजन को जो बाउंड फॉर्म पे है उसको सप्लाई करता है। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर? तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए। तो अगर ये दोनों अवेलेबल रही तो हीमोग्लोबिन किसको चूज करेगा? हीमोग्लोबिन चूज करेगा स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड,
और ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस कॉम्प्लेक्स के बनने से अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगी। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, आज के टाइम पे कैंसर बहुत कॉमन हो गया है और कैंसर का एक बड़ा कारण क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होना। जिस भी पार्ट में ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब देखो, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। सो देखो क्या है, स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। ये जो हीमोग्लोबिन से बाउंड ऑक्सीजन है ना, इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में, बॉडी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, इट कॉज, क्या कॉज करेगा स्टूडेंट, लंग कैंसर। क्योंकि सबसे पहले तो ऑक्सीजन लंग्स को ही सप्लाई होगी, तो इट कॉज लंग कैंसर एंड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर। इस तरह के कैंसर जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ता है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता है। क्लियर? देन उसके अलावा, कैंसर के अलावा ब्रोंकाइटिस बहुत कॉमन है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा तो इसको तो हम स्मोकर डिजीज के नाम से ही जानते हैं, यानी कि ये बेसिकली जो स्मोक करते हैं पर्सन उन्हीं के अंदर होती है। उसके अलावा हमने शुरू में बात की थी कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट और बीपी, ब्लड प्रेशर दोनों ही बढ़ा रहेगा तो कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर बहुत कॉमन होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर ऐसे पेशेंट में जो टोबैको के एडिक्ट होते हैं, जिनके अंदर टोबैको का एडिक्शन मिलता है। So all these are associated with tobacco consumption. Clear? Then tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of oral cavity. देखो, अगर टोबैको को च्यू कर रहे हैं तो हमारे माउथ में निकोटीन जो है, ओरल कैविटी में निकोटीन का सिक्रीशन रहेगा, निकोटीन कंपाउंड बढ़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी, तो वहाँ पर भी ओरल कैविटी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अच्छा एक चीज़ और टोबैको के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि देखो, जब भी हम टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे हम उसको चबाने की फॉर्म पे ले रहे हैं लाइक रजनीगंधा या सुपारी, या फिर हम ले रहे हैं स्मोक की फॉर्म पे सिगरेट, बीड़ी, चिलम, हुक्का, तो अगर सिगरेट भी कोई इंसान शॉप से परचेज करता है तो उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है गवर्नमेंट की साइड से कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन उसके बाद भी लोग उनको खरीदते हैं, उनको यूज़ करते हैं, कंजप्शन करते हैं। तो देखो, हमें खुद में ही एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अगर इतनी जो है डेंजर वार्निंग किसी पैकेट के ऊपर लिखी हुई है, उसके बाद भी हम उसको खरीद रहे हैं, और यंगस्टर में तो आजकल कूल बनने के लिए एक जो है पैशन बन चुका है कि इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना, तो हमें इन जो वार्निंग दी गई है उसको मिस नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। क्लियर? और इसी से रिलेटेड है हमारा अगला टॉपिक, एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। यानी एडोलेसेंस के साथ साथ जो ड्रग्स और
अल्कोहल का अब्यूज होता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। अब एडोलेसेंस है क्या? द टाइम पीरियड बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स, यानी कि जब एक बच्चा ग्रोइंग एज में है, तो ग्रोइंग एज में 12 से 18 साल की एज के बीच में है, तब हम उसको कहेंगे कि वो एडोलेसेंस के फेज में है। एडोलेसेंस एज जो है ग्रुप में वो बच्चा है, ना तो हम उसको बड़ा कह सकते हैं, ना हम उसको छोटा कह सकते हैं, यानी कि अपने एक ऐसे फेज में है जिसमें बहुत से बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, और उस टाइम पे बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमें उसे प्यार से डील करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चे को अवेयरनेस उसको पता होना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखो, एडोलेसेंस की एज क्या होती है? 12 टू 18 ईयर्स, यानी कि 9, 10th, 11th, 12th में जब हमारा जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो एडोलेसेंस के फेज में है। और यही वो एज होती है जब हम एक स्टूडेंट को कहते हैं ना कि उसका करियर डिसाइड होगा, या तो उसका करियर होगा बहुत अच्छा होगा, और अगर वो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के चक्कर में आ गया है तो फिर क्या होगा? बच्चे का जो माइंड है वो उधर की तरफ ही डाइवर्ट हो जाएगा। सो एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जो बचपन और जो एडल्टहुड, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं बचपन और जवानी के जो बीच का फेज होता है उसको एडोलेसेंस का फेज कहते हैं। एट दिस टाइम देयर आर सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब एक लड़का या लड़की में प्यूबर्टी का फेज आता है। तो प्यूबर्टी के फेज में प्यूबर्टी के हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, और उन्हीं हार्मोन्स की वजह से बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अगर बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हैं तो वो बच्चे के बिहेवियर में भी शो होते हैं। तो बिहेवियरल चेंजेस आना भी बिल्कुल जो है पॉसिबल है इस फेज में। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल मे बी ड्यू टू क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। जब इस तरह का फेज होता है ना, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना, कि हम देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनमें। तो जो पहला ड्रग्स और अल्कोहल वो लेते हैं, वो या तो क्यूरियोसिटी की वजह से या एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से कि देखते हैं क्या होता है। बट लेटर चाइल्ड्स यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम। उसके बाद बच्चा क्या है, पहले तो वो क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लिया, फिर उसको उस चीज़ में हेलुसिनेशन हुई, उस चीज़ में यूफोरिया हुआ, अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगी, बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आने लगा। फिर वो क्या करने लगा कि उसको प्रॉब्लम से भागने के लिए, प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए इसको वो यूज़ करने लगा। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो उसका एडिक्ट हो जाता है। तो एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अच्छा, हम एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सबको बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए ग्रोइंग जो बच्चे हैं। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट आपको भी समझनी पड़ेगी कि हमारी लाइफ में ना स्ट्रगल का एक फेज़ ज़रूर आता है। वो फेज़ या तो हम ये जो एडोलेसेंस की एज है 9, 10th, 11th, 12th, इस स्ट्रगल को
हम पढ़ाई के फॉर्म पे ले और अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकें, या फिर हम क्या करें, अब वो जो पढ़ाई वाला फेज़ है वो तो हमने एडिक्शन में, अब्यूज़ में अगर हमने निकाल दिया तो फिर क्या होगा, फिर जो बाद का फेज़ है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल है, क्योंकि ना तो एक अच्छी जॉब है ना एक अच्छा करियर है, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो लाइफ पूरी की पूरी स्ट्रगल में निकलती है। तो बेटर तो ये है कि 4 से 5 साल जो है वो हम स्ट्रगल में निकाल दें, और वो स्ट्रगल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस स्ट्रगल के बाद एक सक्सेसफुल लाइफ होती है, और उस लाइफ को जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको खुद भी इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। ड्रग्स एडिक्शन क्या है, ड्रग्स डिपेंडेंस क्या है। देखो 1964 में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडिक्शन को डिपेंडेंस टर्म से रिप्लेस किया था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो एडिक्शन होता है ना, addiction is the psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of wellness associated with drugs and alcohol। एडिक्शन क्या है, एडिक्शन कहते हैं ना लत लगना, तो एडिक्शन एक ऐसी जो है फीलिंग है, वो जब कोई ड्रग या अल्कोहल लिया तो उसके बाद जो हेलुसिनेशन होती है, उसके बाद जो यूफोरिया यानी अच्छा अच्छा फील होने लगता है, और जो बच्चे हैं वो तो ग्रोइंग एज के हैं, तो उन्हें तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही पसंद है। जो बैड इफ़ेक्ट है, जो स्ट्रगल वाला, जो एंजाइटी वाला फेज़ है, उसको आजकल का बच्चा तो फेस करना ही नहीं चाहता है। तो एग्जैक्टली जो एडिक्शन है वो ऐसी फीलिंग होती है जब ड्रग्स और अल्कोहल को हम कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ यूफोरिया, एक बहुत बढ़िया फीलिंग आने लगती है, मज़ा आने लगता है, हेलुसिनेशन यानी टॉप ऑफ द हेवन। जब हम 7वें आसमान में होते हैं तो उस एक मानसिक फीलिंग की, हमारी जो ब्रेन की, हमारी मानसिक भावना जो है, परसेप्शन जो है, वो एक्चुअली एडिक्शन है। और डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी हमारी एग्जैक्टली बॉडी की यानी फिजिकल डिपेंडेंस की अब हम बात कर रहे हैं। सो देखो क्या है, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट characteristic and unpleasant withdrawal symptom if the regular dose of the drugs or alcohol is abruptly discontinued। यानी डिपेंडेंस हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स ना आए जब हम अल्कोहल को, ड्रग्स को छोड़ दें, यानी कि कुछ ऐसे जो है अनप्लेजेंट बुरे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अगर जो हम रेगुलर डोज पे ड्रग्स और अल्कोहल को ले रहे हैं वो अगर हम नहीं ले तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। और वो सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग। एंजाइटी बहुत ज़्यादा टेंशन होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, शेकिंग यानी हाथ पैर इस तरीके से शेक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आना, नोजिया यानी कि अनकंफर्टेबल फील होना। तो इस तरह की अगर डिपेंडेंसी की कंडीशन में इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग्स और अल्कोहल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आया, एडिक्शन ब्रेन का अटैचमेंट और डिपेंडेंसी बॉडी की जो कंडीशन है, बॉडी डिपेंड हो गई है ड्रग्स और अल्कोहल पे। क्लियर? देन these withdrawal symptom can be severe and even life threatening and the person need medical supervision। ये जो withdrawal symptoms होते हैं ना, ये कभी कभी इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इनकी वजह से जान भी जा सकती है। तो हमें
हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए, जो ड्रग्स और अल्कोहल का जो कंजप्शन हो रहा है, देखो एडिक्शन कैसे होगा। अगर हम एक बच्चे की बात करें तो क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंट में उसने ले लिया, उसके बाद धीरे धीरे उसने उसको कंटिन्यू किया तो वो एडिक्शन हो गया। अब जिस डोज में डेली में ड्रग्स या अल्कोहल लिया जा रहा है, अब वो क्या होगा, हमारे ब्रेन में, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन रिसेप्टर्स की टॉलरेंट पावर बढ़ जाती है। यानी अगर अल्कोहल 1 ml ली गई तो नेक्स्ट डे वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी, उसकी और ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी क्योंकि जो टॉलरेंट पावर है वो बढ़ गई है। तो इस तरीके से धीरे धीरे टॉलरेंट पावर बढ़ती रहती है, ड्रग्स और अल्कोहल की मात्रा भी बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते वो इतनी बढ़ जाती है कि जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, उसकी बॉडी में लॉन्ग टर्म पे साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। क्लियर? तो इस तरह के सिम्टम से बचने के लिए मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल काउंसलिंग, जो प्रोफेशनल होते हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, यानी ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज का जो इफेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। The immediate adverse effect of drugs and alcohol abuse is reckless behavior, vandalism and violence. जब कोई पर्सन इमिडिएटली उसने ड्रग्स या अल्कोहल का कंजप्शन किया है तो क्या दिखाई देता है, रैकलेस बिहेवियर, मतलब एक तरह का ऐसा व्यवहार जिसमें हम बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल ना समझे कि इसका भविष्य क्या होगा। हमने बिहेवियर दिखा दिया, हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया, लेकिन उसका लड़ाई झगड़ा करने के बाद क्या होगा बिल्कुल ना सोचना। वेंडलिज्म, जब पब्लिक प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी सबको हार्म किया जाए, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा करना, तो ये कुछ इमिडिएटली इफेक्ट दिखाई देते हैं ऐसे पर्सन में जो ड्रग्स और अल्कोहल का अब्यूज करता है। एक्सेसिव डोजेस में लीड टू कोमा एंड इवन डेथ। अगर एक्सेसिव डोसेस ड्रग्स और अल्कोहल की ली गई तो इसकी वजह से कोमा में बंदा जा सकता है, डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड सेरेब्रल हेमरेज। यानी सेरेब्रल हेमरेज का मतलब होता है स्टूडेंट, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है अगर ओवरडोज में इनको कंज्यूम किया जाए। देन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स और अल्कोहल दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा सीवियर केस हो गया, और भी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। तो इस ओवरडोज की वजह से जो डेथ है, डेथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जो भी पर्सन क्या कर रहे हैं, वो ड्रग्स को इंट्रावेनियसली ले रहे हैं, यानी ड्रग्स को डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू वेन्स के अंदर इंजेक्ट करना। तो इंट्रावेनियसली क्या है, वेन्स के अंदर डायरेक्टली अगर हम ड्रग्स को इंजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं दे आर मोर प्रोन्स टू एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनमें एड्स, हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब उनको एडिक्शन होगा, जब उनको लत लगी हुई है, तो वो बिना सोचे समझे कोई भी निडल यूज़ करेंगे, और हो सकता है वो निडल पहले से ही इन्फेक्टेड हो। तो इतना सोचना समझना तो उनको नहीं आएगा उस टाइम पे, और इन्फेक्टेड सिरिंज को भी यूज़ किया जा सकता है। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effect. अगर adolescence यानी 12 से 18 साल के बीच में ही किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने ड्रग्स और अल्कोहल का कंजप्शन करना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म पे लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं। क्लियर?
द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड कॉज लिवर सिरोसिस। देखो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट जो ड्रग्स और अल्कोहल का रहेगा ना, वो रहता है स्टूडेंट एक तो नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि मेनली जो ड्रग्स और अल्कोहल के रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ हैं, नर्वस सिस्टम पे। अल्कोहल हमारे सेरिबेलम को अफेक्ट करती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होगा। और दूसरा मेन इफेक्ट कहाँ होता है, लीवर पे। तो लीवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लीवर की सेल्स हेपेटोसाइट्स होती है ना, वो डीजनरेट होने लगती है, और हेपेटोसाइट की जगह जो फिब्रोब्लास्ट है उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लीवर फाइब्रॉइड हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, और अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस यानी लीवर की सेल डीजनरेट होने लगती है। क्लियर? द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट फीटस। अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन में ड्रग्स और अल्कोहल को कंज्यूम किया जाए तो ऐसी फीमेल जो है वो अपने फीटस के लिए बहुत बड़ा हार्म करती है। तो इसमें फीटस के एडवर्सली इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या एडवर्सली इफेक्ट होते हैं? डिफेक्ट इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, यानी कि जो एट्रिया वेंट्रिकल जो हर्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो डिफेक्टेड होगा, हर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। देन फेशियल चेंजेस। फेशियल चेंजेस क्या होते हैं? प्रॉपर बोन्स का ना बनना, जिससे फेस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। फेस में जो नॉर्मल फेस होते हैं उसमें उसके कंपैरिजन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। पुअरली डेवलप्ड कॉन्चा, यहाँ पे बात हो रही है जो हमारा ईयर है, ईयर में जो कॉन्चा होते हैं यानी जो हमारी ईयर की कैविटी होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो हियरिंग डिफेक्ट है, जो प्रॉपर सुनने की जो क्षमता है बच्चे की, वो भी अफेक्ट होती है। क्लियर? और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल या ड्रग्स लेने की वजह से फीटस के अंदर एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उनको हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, ड्रग्स आर ऑल्सो मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना स्टूडेंट, वो भी क्या करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल का मिसयूज करते हैं, यानी उनका जो है कंजप्शन करते हैं। क्यों करते हैं? टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड एंड डायूरेटिक और कुछ हार्मोन्स। देखो, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, जब कोई भी जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, रेसलर है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसको थकान होती है, एक स्ट्रेस होता है, तो उससे काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाने के लिए देन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एंड डायूरेटिक जिसकी वजह से जो एक्सेसिव वेट है उसको लॉस करने के लिए। तो ये सारे ड्रग्स किस लिए लिए जाते हैं? ओवरऑल जो मसल्स की स्ट्रेंथ है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। सो these drugs provide muscle strength and bulk to promote aggressiveness। और एग्रेसिवनेस से क्या होगा? अगर कोई बंदा एग्रेसिवनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा अलर्टनेस है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन इन ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस तरह के ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब तो हर स्पोर्ट्स में एक डोपिंग टेस्ट होने लगा है। ब्लड में इस तरह के सैंपल्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं फर्दर उनके स्पोर्ट्स को। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स। इन ड्रग्स के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं?
मेल में क्या साइड इफ़ेक्ट है, फीमेल में क्या साइड इफ़ेक्ट है, और कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो दोनों में देखने को मिलते हैं। तो देखो फीमेल के अंदर क्या होते हैं, मैस्कुलिनाइजेशन, मसल्स की डेवलपमेंट, और उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, फीचर्स लाइक मेल। एक जो मेल की बॉडी होती है ना, उसमें एक मसल्स ग्रोथ का एक अलग पैटर्न होता है जो फीमेल में नहीं होता है। अब क्या होगा, अगर इस तरह के ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स, बेसिकली स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और उन्हीं हार्मोन्स को, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, उनको एज अ स्टेरॉइड्स जो है वो फीमेल भी अगर लेती हैं तो क्या होगा, उनकी जो फीमेल्स की बॉडी है वो मेल की तरह डेवलप होने लगती है, मसल्स जो हैं वो मेल की तरह दिखने लगती हैं। और ये हम कई रेसलर्स में देखते हैं जो फीमेल रेसलर्स होती है। तो मेल लाइक बॉडी होना, अब बॉडी हो गई, उसके साथ साथ और भी साइड इफेक्ट होते हैं, दैट इज एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि इस तरह की जो फीमेल्स है ना, क्योंकि अगर स्टेरॉइड लेंगे तो क्या होगा, एंड्रोजन लेवल बढ़ेगा और एस्ट्रोजन लेवल क्या होगा, डाउन होगा, तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, फेस और पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर जो है वो ग्रो करने लगते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस फीमेल के अंदर वेस्टिजियल है, बट अगर स्टेरॉइड्स लिए जाएं तो उसकी वजह से क्लाइटोरिस क्या है, एनलार्ज हो सकता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस का डीप होना, लो पिच वॉइस बेसिकली मेल के कैरेक्टर हैं, और ये सारे कैरेक्टर रिलेटेड होते हैं टेस्टोस्टेरॉन यानी एंड्रोजन से। अब अगर उन्हीं ड्रग्स और अल्कोहल तो हम नहीं कहेंगे, अगर यही एंड्रोजन जो है ड्रग्स की फॉर्म पे फीमेल कंज्यूम कर रही है, तो उसकी बॉडी में ये सारे इफेक्ट जो हैं साइड इफेक्ट की फॉर्म पे दिखने लगते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ड्रग्स और अल्कोहल कंजप्शन में मेल के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट? एक्ने, फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने आ जाना। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, जो टेस्टिकल्स का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसके रिड्यूस होने की वजह से जो स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म प्रोडक्शन है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। किडनी एंड लिवर डिसफंक्शनिंग, वैसे तो देखो ये दोनों में ही होती है, मेल और फीमेल में, लेकिन एनसीईआरटी के डायरेक्ट पॉइंट्स हमने लिखे हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर के असर्शन रीजन, उनके बेस पे हमने ये लिखा है। सो बेसिकली एनसीईआरटी में ये मेल के कैरेक्टर में लिखा हुआ है। सो किडनी एंड लिवर डिसफंक्शनिंग, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को हम एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, दैट इज गायनेकोमेस्टिया। इस तरह की कंडीशन मेल में हो जाती है। प्री मेच्योर बाल्डनेस, यानी कि टाइम से पहले जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, गंजापन जो है वो आना। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना। ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो मेल की बॉडी में दिखाई देते हैं। क्लियर? अब कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से मेल फीमेल दोनों में आएंगे, जैसे एग्रेसिवनेस का इंक्रीज होना, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा मोड आना जिसमें बंदा जो है हमेशा मतलब हाइपर एक्टिव हो जाना। सो उस कंडीशन को हम कहते हैं एग्रेसिवनेस। मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, अभी खुश हैं, अभी बंदा जो है वो अलग जोन में चला गया। डिप्रेशन, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, फेस पे बॉडी पे एक्ने आ जाना, मेल फीमेल दोनों में ही। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स विच लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ। ये देखो स्टूडेंट, एक कैसी कंडीशन होती है जब जो ड्रग्स और अल्कोहल है, जो बहुत कम एज में, हम कह सकते हैं एडोलेसेंस वाली एज में अगर इनको यूज किया जाए,
और बेसिकली जो स्टेरॉइड्स हैं उनको अगर जो है कम एज में यूज़ किया जाए, जो कि ग्रोइंग एज है, तो ग्रोइंग एज में देखो क्या होता है, ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है ना, इस तरीके से लॉन्ग बोन्स है, तो लॉन्ग बोन्स पे ये एपिफाइसियल एंड ये डाइफाइसियल और फिर ये एपिफाइसियल, इस तरीके से ये एपिफाइसियल एंड डाइफाइसिस और अगेन एपिफाइसिस। तो यहां पे एक गैप रहेगा, एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में ना एक गैप रहता है। और वो गैप क्यों है? क्योंकि इस बोन को, ये लॉन्ग बोन है, इस बोन को भी ग्रो करना है, और जब बोन की ग्रोथ होगी उसी टाइम पे पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो अब क्या है, लॉन्ग बोन्स की ये जो एपिफाइसिस और डाइफाइसिस वाला जो पॉइंट है ना, ये ऐसे पर्सन में जल्दी क्लोज हो जाता है जो कम एज में ड्रग्स का यूज करते हैं। और अगर ये क्लोज हो गया तो अब बोन की जो लेंथ है, हाइट है, वो नहीं बढ़ेगी और उसकी वजह से बॉडी की हाइट भी रुक जाती है, तो इट कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ। कई आपने बॉडी बिल्डर देखे होंगे जो जिनकी बॉडी तो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है लेकिन हाइट उनकी कम रह जाती है। उसका कारण यही होता है, कम एज में स्टेरॉइड्स ड्रग्स का कंजप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि हम किस चीज को प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, जिसकी वजह से जो पर्सन्स है वो ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्ट ना हो। हमेशा एक टर्म यूज करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर जो है बचाव है। तो हम इलाज करने की नौबत ही ना आए, पहले ही बचाव कर ले। और बचाव हम किसका करें? आजकल की जनरेशन का। तो जो यंगस्टर्स हैं उनको ही हम प्रिवेंट करें ताकि क्योर की नीड ही ना हो। और हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं? अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर। देखो, एडोलेसेंस की एज में बच्चे की अपनी कुछ फीलिंग्स होती हैं, अपनी पर्सनालिटी, अपना परसेप्शन है। कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स का, टीचर्स का या रिलेटिव का एक पीयर प्रेशर होता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग जो है अपना फ्यूचर डिसाइड करे। बट हमें स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए, उसके परसेप्शन के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि जो बच्चा है वो डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक में, आर्ट में, पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और पेरेंट्स का पीयर प्रेशर है कि देखो फलाने का बेटा जो है डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, तो तुम्हें भी बनना है। तो इस तरह के पीयर प्रेशर को हमें अपने बच्चों के ऊपर नहीं लादना है, उनको प्रेशराइज नहीं करना है, ताकि बच्चे जो हैं वो एक गलत स्टेप ना उठाएं। तो इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर। दूसरों या दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे का कंपैरिजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग। देखो, एजुकेशन, मेरा मानना है एजुकेशन हमारे घर से स्टार्ट होती है। कई बार हमारे पेरेंट्स जो हैं अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हो तो भी वो इतना अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं कि वो गलत रास्तों पे ना जाए। कैसे कर सकते हैं? देखो, एजुकेशन हमें एंजाइटी से, स्ट्रेस से दूर रखती है। हमें अपने घर का माहौल इस तरीके से रखना चाहिए जो बच्चा है वो फेलियर को, वो जो उसको सक्सेस नहीं मिली है उसको एंजाइटी के तौर पे ना ले। हमें बच्चे को एजुकेशन और काउंसलिंग में ये सिखाना चाहिए कि देखो फेलियर सबकी लाइफ में आता है, इसको हमें फेस करना चाहिए, और बच्चे की जो एनर्जी है उस एनर्जी को हमें यूज़ करना चाहिए। उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजिए, बच्चे को म्यूज़िक सुनाइए, डांसिंग कराइए, योगा कराइए। तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो माइंड है ना वो उसके फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। इन केस अगर उसको एकेडमिक
जो परफॉर्मेंस है उसमें फेलियर मिली है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हम अपने बच्चों को इस तरह के एडिक्शन से रोक सकें। देन सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स। तो देखो इसका मतलब भी वही है कि पेरेंट्स को और जो टीचर्स हैं सभी को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की फीलिंग्स को समझें, उनको एंजाइटी स्ट्रेस ना दें, उनका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करें और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग बच्चों की चलती रहे। लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हमें लगता है आइसोलेट है, जिसका माइंड जो है वो पूरी तरीके से एकेडमिक्स पे फोकस नहीं है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो फ्रेंड्स में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, तो ये कुछ डेंजर साइन होते हैं। तो इन तरह के साइन अगर हमें बच्चे के अंदर देखने को मिले तो इमिडिएटली उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। देन सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। इन एनी केस अगर बच्चा एडिक्ट हो चुका है तो हमें पेरेंट्स, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको हम इन चीज़ों से अवॉइड कर सकें। क्लियर? तो ये स्टूडेंट ड्रग्स एंड अल्कोहल का हमारा जो है वो पूरा पार्ट कवर हो चुका है। तो हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट है।